वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सुबह तरफ से स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 39 है। यूपीपीएससी आरओ के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और जीएस में भी सवाल होंगे इसमें हिस्ट्री के और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के, यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्न है इसमें प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये डेली यूट्यूब सीरीज़ है और इन सभी सीरीज़ का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। यूपीपीएससी आर और यूपीपीएससी पीसीएस की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मिलेगा आपको फुल टेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, महेंद्रादित्य। प्रश्न गलत तो नहीं है, ये प्रश्न तो करेक्ट है, ऑप्शन भी करेक्ट है। किस गुप्त शासक के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम इसका उत्तर है, या महेंद्रादित्य भी उसी का नाम है। ठीक है, तो सवाल ऐसे ही पूछा जा सकता है, ए है इसका आंसर। तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य, ठीक है, ये दो नाम एक ही व्यक्ति के हैं। बिलसड़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख और करमदंडा अभिलेख आदि से उसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। किसके शासनकाल की? महेंद्रादित्य के शासनकाल की या कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल की। दूसरा प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था, कौन कौन से कारण थे गुप्त साम्राज्य के पतन के? स्कंदगुप्त के बाद कमजोर उत्तराधिकारी हुए गुप्त साम्राज्य में, हूणों का आक्रमण, सामंतों का विद्रोह हुआ। कौन कौन से कारण है इसमें? बिल्कुल, देखिए स्कंदगुप्त के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए वो कमजोर थे, हूणों ने आक्रमण कर दिया गुप्त साम्राज्य पर, और सामंतों का विद्रोह। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टेलीग्राम पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हैं हमारी। तो स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। स्कंदगुप्त ने हूणों से कड़ा मुकाबला किया, परंतु स्कंदगुप्त के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए गुप्त साम्राज्य में, ठीक है, हूणों के सामने टिक नहीं पाए वो, और गुप्त शासकों के सामंतों ने विद्रोह कर साम्राज्य को कमजोर बना दिया। उत्तरी बंगाल में नियुक्त सामंतों ने विद्रोह कर स्वतंत्र राज्य बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, अलग अलग होने लगे थे, इसलिए हो गया गुप्त साम्राज्य का पतन। तीसरा प्रश्न है, गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? सोने की मुद्राओं की बात हो रही है। टका, निस्क, दिनार, शतमान। सोने की मुद्राएं दिनार कही जाती थी। देखिए, प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? स्वर्ण काल या स्वर्ण युग, गुप्त काल कोई। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि यह काल साहित्य, विज्ञान, कला के उत्कर्ष, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था और राजनीतिक एकता का काल था। यह प्रश्न भी बड़ा पूछा जाता है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त होता है? हर एग्जाम में पूछा है, पीसीएस से लेकर डी ग्रुप तक, और इसका उत्तर है एरण से। देखिए, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य एरण से प्राप्त होता है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। ठीक है, नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एनवायरमेंट इकोलॉजी का सवाल है ये। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, रासायनिक प्रदूषण से, या फिर जलवायु परिवर्तन से? तो क्लाइमेट चेंज से रिलेट करती है क्योटो प्रोटोकॉल, बी है इसका आंसर। तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। यह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। यह ग्रीन हाउस गैसों के
निकास को कम करने से संबंधित है। सातवां प्रश्न है, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? टोक्यो में, क्योटो में, नई दिल्ली में, रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील, भारत, ठीक है, जापान। तो जापान ही है इसका आंसर। लेकिन जापान में क्या, टोक्यो या क्योटो? क्योटो में। देखिए, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया, जो कि 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रभावी कब से हुआ? कौन सा इसमें डिसमैच है, मिसमैच है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। कार्टाजेना बायोसेफ्टी से, स्टॉकहोम अनवरत, स्टॉकहोम, ठीक है, स्कॉट ने स्टॉकहोम। अनवरत जैविक प्रदूषण से, ओजोन परत से, मॉन्ट्रियल, और क्योटो जल संरक्षण से। इनकरेक्ट है पक्का इसमें, और 3 करेक्ट हैं। देखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है, सही है ये बात। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से, सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध अभी ऊपर तो देखा आपने, जल संरक्षण से थोड़ी है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय से संबंधित है। यह प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो में अंगीकृत किया गया और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ, प्रभावी हुआ। और यह प्रोटोकॉल वैश्विक तापमान में यानी ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसे कौन सी है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? बताइए। मीथेन तो है, ठीक है, मीथेन भी है, वाटर वेपर जलवाष्प भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। ठीक है, यही हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है। देखिए, ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह एक वायु प्रदूषक है। ठीक है, ऑटोमोबाइल से निकलती है और ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ घुलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक विषाक्त पदार्थ का निर्माण करती है। 10वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन सदाहरित और सदापर्णी वनों का संयोजन है? बताइए, कहाँ पाए जा सकते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिसूडियस? हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों में नहीं, अंडमान निकोबार में मिलेंगे तीनों के तीनों। ठीक है, यही वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये तीनों पाए जाएंगे। देखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, इनको जो है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन भी कहा जाता है और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। अंग्रेजी में कहा जाता है इनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और पर्णपाती वन। ये तीनों के तीनों मिलते हैं अंडमान निकोबार में। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पाखुई कई बार हमने सीरीज में चर्चा की अपनी, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। जितने भी नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वो मैच वैच करने के लिए पूछ लेते हैं एग्जाम में पता होना चाहिए आपको कौन कहाँ पर है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? बायोस्फीयर रिजर्व, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, वाइल्ड एनिमल सेंचुरी। सवाल इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में ही पूछा जा चुका है कई बार, यूपीएससी भी प्रश्न कर चुकी है इसके ऊपर। इसका उत्तर है बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल रिजर्व।
देखिए, जैव मंडल रिजर्व जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन निकलकर पौधों और मिट्टी में संग्रहित हो जाता है वो क्या कहलाता है? ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन। ग्रीन कार्बन, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन निकलकर पौधों एवं मिट्टी में संग्रहित हो जाता है, ग्रीन कार्बन कहलाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है? पौधे करते हैं, ठीक है। मिट्टी से लेंगे जल और वायुमंडल से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नंबर 14 पर आ जाइए। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था। इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं, जिन्हें 7 अध्याय और 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसको चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? मेधा पाटकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा को, ठीक है। डिफरेंस यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि सुंदरलाल बहुगुणा या अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। कभी कभी विजय बहुगुणा भी लिख देता है ऑप्शंस में। तो 1970 के दशक में देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया और सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के प्रेरणा थे या नेता थे, ठीक है। और चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था उत्तराखंड के, जब उत्तर प्रदेश था वो। नंबर 16 पर आ जाइए। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सबसे पहला जो संबंध है हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? पंचमहल में, शेरशाह सूरी के मकबरे में, लाल किले में, ताजमहल में। हिंदू और ईरानी वास्तुकला का समन्वय ताजमहल में पहली बार। देखिए, ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान तथा मध्य एशिया से डिजाइनरों, इंजीनियरों और वास्तुकारों को एकत्र किया था। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, आरओ में कई बार पूछा है, ये यूपी पीसीएस में पूछा है, ठीक है, लोअर पीसीएस में पूछा है और दूसरे कंपटीटिव एग्जाम में पूछा है, दूसरे के स्टेट पीसीएस में बहुत बार पूछा है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो देखिए, 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी काकोरी कांड की घटना, और अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये जो कांड शब्द हटा दिया है, ठीक है, इसकी जगह काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, काकोरी कांड का नाम बदलकर, याद रखिएगा उसको। इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी पर मुकदमा चलाकर उनको फांसी दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी गोंडा में हुई थी, रोशन सिंह को फांसी इलाहाबाद जेल में हुई थी, अशफाकुल्ला खां को फांसी फैजाबाद में हुई थी। वर्तमान में फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? अयोध्या, और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, ठीक है। ये मैच करने के पूछ लिया जा सकता है, याद रखिएगा इसको। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास के एक अहम अध्याय काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? किसका कथन है ये? राम प्रसाद बिस्मिल का नहीं है, सुभाष चंद्र बोस का नहीं है, बताइए ए है या डी है? भगत सिंह, भगत सिंह का कथन है ये। तो भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है ये। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? साइमन कमीशन की भारत यात्रा नहीं, असहयोग आंदोलन नहीं, होम रूल आंदोलन, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध, ठीक है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन।
तो स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बता दीजिए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। कौन सा इसमें? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसका उत्तर नहीं है। लंदन इंडिया एसोसिएशन भी नहीं है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी नहीं है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इंडियन एसोसिएशन। तो 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में। किसके सहयोग से? आनंद मोहन बोस के। किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 1886 ईस्वी में बिना किसी कठिनाई के सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संगठन इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिल गया। ठीक है, तो 2-3 चीज़ याद रखिए। कहाँ की? कलकत्ता में की। किसके सहयोग से? आनंद मोहन बोस के सहयोग से। किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कब? 26 जुलाई 1876 को। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी फुल सीरीज़ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद।